बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्लास में हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू जावास्क्रिप्ट and it's really a moment of proud for all of us that we have made up to this point. हमने काफ़ी सफ़र तय कर लिया है। HTML पढ़ा है, CSS पढ़ा है, CSS के फ्रेमवर्क पढ़े हैं, बूटस्ट्रैप पढ़ा है। सो आई गेस हमारी तकरीबन इस कोर्स की जो आधी जर्नी है, आधा सफ़र है, वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। सो आई रियली वांट टू कंग्रेचुलेट यू गाइस कि आपने यहाँ तक कोर्स आप यहाँ तक ले आए हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी एंड इट विल बी लाइक द रियल थिंग्स। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो भी रियल चीज़ें थी, लेकिन उसमें ये था कि हम खुद से कोई बिहेवियर नहीं डाल सकते थे क्योंकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोई नॉलेज नहीं था। आज के क्लास में हम जावास्क्रिप्ट को शुरू करते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसे यूज़ करेंगे एंड सो ऑन। बाय द वे, जावास्क्रिप्ट जो है इट्स द मोस्ट फेमस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कभी पाइथन ऊपर होता है, कभी जावास्क्रिप्ट, लेकिन अक्सर जावास्क्रिप्ट वो पहले नंबर पर होता है। मैं अगर आपको गिटहब की 2021 की रिपोर्ट दिखाऊं, गिटहब यूनिवर्स है आई गेस, तो मैं अगर इसमें चला जाऊं और मैं नीचे आ जाऊं, आई गेस ये 2022 है, यूनिवर्स नहीं है, कोई है गिटहब का और गिटहब सर्वे ऑफ टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो नहीं, ऑक्टावर्स ये। ओके, सो मैं अगर यहाँ पे नीचे आ जाऊँ, ये देखिए जावास्क्रिप्ट स्टेज इज़ द फर्स्ट मोस्ट यूज लैंग्वेज। ठीक है, फिर पाइथन, तो ये पूरा ग्राफ उन्होंने दिया है। तो 2014 से लेकर 2022 तक स्ट्रेट जो है जावास्क्रिप्ट वो पहले नंबर पे है। फिर पहले जावा था, लेकिन अभी पाइथन जो है वो ऊपर हो गया है जावा से। फिर आपको पता है टाइपस्क्रिप्ट जो है वो तकरीबन 2017 में आई गेस वो इंट्रोड्यूस हुआ था, और टाइपस्क्रिप्ट भी एक किस्म से आप कह लें जावास्क्रिप्ट का एक वर्जन है। ठीक है, तो वो फोर्थ नंबर पे है। और फिर सी शार्प जो माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज है वो फिफ्थ नंबर पे है अभी, और सी प्लस प्लस वो आ गई है फ्रॉम द 6 टू अगेन 6। ठीक है, फिर PHP है, फिर शेल है, फिर सी है रूबी। ये जो लैंग्वेजेस हैं जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, सी शार्प और सी प्लस प्लस और PHP, तकरीबन बहुत सब कुछ बस इसी में तकरीबन बनता है। बाकी जो लैंग्वेजेस हैं ये इतने पॉपुलर नहीं है। अब देखिए रूबी कितना पॉपुलर था, फिफ्थ से वो अब चला गया है 10th नंबर पे। सो द जावास्क्रिप्ट इज़ द मोस्ट फेमस, बहुत ज़्यादा काम हुआ है जावास्क्रिप्ट में, एंड इट्स रियली अ गुड लैंग्वेज टू हैव, और ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो कन्फ्यूजिंग। अक्सर आपको लगेगा जितना आपको जावास्क्रिप्ट का नहीं पता उतना ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। जितना ज़्यादा आपको पता चलता है उतना ज़्यादा आप इससे प्यार करते हैं फिर जावास्क्रिप्ट से। सो व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट? JavaScript is a client-side scripting language used in browsers as a core language of worldwide technologies. क्लाइंट साइड किसे कहते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, एंड सो ऑन। आपको पता है हमारे पास जब एक प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम जब हम रन करते हैं तो वो प्रोग्राम जिस लैंग्वेज में हम लिखते हैं, कंप्यूटर उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है? हाँ, नहीं, हाँ, वो ज़ीरोज़ एंड वंस को अंडरस्टैंड करता है, और ज़ीरोज़ एंड वंस की लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो जब हम कोई भी कोड लिखते हैं, चाहे वो जावास्क्रिप्ट का कोड हो, जावा का हो, सी प्लस प्लस का हो, पाइथन का हो, जो भी कोड हो, कंप्यूटर उसको समझ नहीं सकता। तो क्या करना चाहिए? उसको ट्रांसलेट करना चाहिए ऐसे लैंग्वेज में जो कि कंप्यूटर भी अंडरस्टैंड कर सके।
तो कंप्यूटर क्या कर लेता है कि उसके पास एक सॉफ्टवेयर होता है हर एक लैंग्वेज के लिए। वो सॉफ्टवेयर उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो मैं आपको एक लेट्स से डायग्राम दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ draw.io में। ओके, सो अच्छा, हमारे पास ना एक वो होता है फ्लो चार्ट में, चले कोड कह लें ना, किसी भी लैंग्वेज में हमारे पास ये कोड है। ठीक है, दिस इज द कोड। फिर उस कोड को ना, सॉरी, कंप्यूटर किस कोड को अंडरस्टैंड करता है? मशीन कोड को। किसको अंडरस्टैंड करता है? मशीन कोड को। ठीक है, अब कोड से अगर हम इस कोड को चलाएंगे तो क्या करेंगे कि उसको फर्स्ट मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे। अब जो सॉफ्टवेयर हमारे लिए ये काम करता है ना कि वो हमारे लिए कोड को कन्वर्ट करता है फ्रॉम द हाई लेवल लैंग्वेज टू द मशीन कोड, उसको हम क्या कहते हैं? उस सॉफ्टवेयर को, उस टूल को हम कंपाइलर कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कंपाइलर को हम कोड दे देते हैं। ठीक है, हम कंपाइलर को कोड दे देते हैं और वो कोड कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है किस चीज़ में? उसको कन्वर्ट कर लेता है इन द मशीन कोड, इन द ज़ीरोज़ एंड वंस। तो ये एक किस्म से ट्रांसलेटर है। यानी आप एक ऐसे बंदे के अरबी के साथ आप बात कर रहे हैं तो वो कौन सी ज़बान समझता है? अरबी समझता है ना। तो अगर आप पश्तो या उर्दू या इंग्लिश समझते हैं और वो सिर्फ अरबी समझता है तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? बीच में एक ट्रांसलेटर को लाएंगे जो कि आपकी बात को कन्वर्ट करें अरबी में, अरेबिक में, और फिर वो अरेबिक वाला जो बंदा है, अरेबिक बोलने वाला, वो उसको समझ सकता है। इस यही चीज़ कंप्यूटर में भी है। हम कोड लिखते हैं, ज़ीरोज़ एंड वन में कोड लिखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर उसको आसानी से समझ सकता है। तो हम किसी और लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, कंपाइलर हमारे लिए उसको कंपाइल करता है इनटू मशीन कोड, कन्वर्ट करता है। अब इस मशीन कोड को हम चला सकते हैं हम कंप्यूटर पे इस मशीन कोड को फिर चला सकते हैं। तो अगर आपने C++ का कोड देखा हो तो वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस थे। अगर मेरे पास कोड ब्लॉक हो तो मेरे पास कोड ब्लॉक्स भी नहीं है। रियली? हाँ, नहीं है मेरे पास, यहाँ पे होगा शायद। ड्राइवर्स कोड ब्लॉक, ओह रियली? अच्छा, तो हमारे पास ना आपने देखा होगा दो बटन्स होते हैं वहाँ, जिस तरह विजुअल स्टूडियो कोड में होता है। तो यहाँ पे एक रन का बटन होता है और एक बिल्ड का बटन होता है, और एक बिल्ड और रन दोनों का बटन होता है। बिल्ड क्या करता है कि वो कंपाइल करता है आपके C++ कोड को इन द मशीन कोड, और जैसे ही फिर आप रन दबाते हैं तो वो जहाँ उसको पता है कि मैंने वो मशीन कोड कहाँ पे रखा है और मैंने वहां से उठाना है। तो जब आप रन पे क्लिक करते हैं तो वो उस एग्जीक्यूटेबल फाइल, हम उसको कहते हैं, उसको उठा लेता है और उसको रन कर देता है। जब आप बिल्ड और रन दोनों, वो एक ऑप्शन दबा लेते हैं तो वो बिल्ड भी करता है, फाइल भी बनाता है और फाइल को डायरेक्टली एग्जीक्यूट भी करता है। तो इस प्रोसेस को हम अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन कहते हैं। कंपाइलेशन या अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन कहते हैं। जिस लैंग्वेज, अच्छा, अब सब लैंग्वेजेस ने कंपाइल होना है। बाज़ ऐसी लैंग्वेजेस होती है जैसे जावास्क्रिप्ट की, अगर जावास्क्रिप्ट या पाइथन की आप मिसाल ले लें। जावास्क्रिप्ट और पाइथन अभी हम देखेंगे कि उसका कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनेगा। वो जैसे ही आप रन करेंगे, जैसे ही आप उसको रन करना चाहेंगे, ऑन द फ्लाई वो कन्वर्ट होगा मशीन कोड में, और फिर उसी मशीन कोड, कोई अलग फाइल नहीं बनेगा बल्कि वही मशीन कोड उसका रन भी होगा। तो ऐसे लैंग्वेजेस जिनके जो बिफोर द टाइम कंपाइल नहीं होते, रन टाइम पे कंपाइल होते हैं, उनको जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन लैंग्वेजेस या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो जो भी आप स्क्रिप्ट का लफ्ज़ पढ़े ना तो आप समझ जाएं कि ये हमारे पास
प्रॉपर कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन लैंग्वेज। Kindly repeat this, sir. ठीक है, देखिए मैं आपको ये एक वो मैं खोल लेता हूँ टर्मिनल, ठीक है। आप बस ये समझें कि मैं जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे रन कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ console.log -1, ठीक है। मैं ये लिख सकता हूँ, ये मेरे लिए डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेगा। अब मुझे ये बताएं, क्या आप C++ को ऐसे रन कर सकते हैं? नो। क्या आप, अच्छा, जब आप C++ के कोड को रन करेंगे, उसका पहले एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगा .exe, और फिर उस फाइल को आप रन कर सकते हैं। यहां पे फाइल बन रहा है नहीं, हम डायरेक्टली कोड लिख रहे हैं, कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता, बल्कि ये लाइन ट्रांसलेट हो जाता है इनटू द मशीन कोड और फिर रन भी हो जाता है। तो जस्ट इन टाइम, जिस टाइम में हम इसको रन करना चाहते हैं उसी टाइम पे ये कंपाइल भी हो रहा है, रन भी हो रहा है। ऐसे लैंग्वेज को जस्ट इन टाइम कंपाइलिंग लैंग्वेज या इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। अगर मैं पाइथन शायद मेरे पास पाइथन भी हो, मैं अगर इससे नॉट एग्जिट करूं, मेरे पास शायद पाइथन भी हो है। ओह यार, नो 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 नो। तो पाइथन की भी एग्री फाइल नहीं बनती। हाँ, उसकी भी नहीं बनती, तो वो भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सो पाइथन को भी आप वो कर सकते हैं, कमांड रन करो ना यार। वो असल में आईडीई डाउनलोड करने की कोशिश करता है, आईडीई। तो पाइथन के भी आप अगर इस तरह पाइथन कमांड रन करेंगे किसी टर्मिनल में, तो उसके एक एक लाइन ऑफ कोड को आप रन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जस्ट लाइक पाइथन, जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड का क्या मतलब है? वेब में क्या होता है, हमारे पास मोबाइल या कंप्यूटर होता है और उससे हम किसी दूसरे कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें डेटा चाहिए। तो हम अगर जब ब्राउज़र में आए, ब्राउज़र में, और हम यहाँ पे के सर्च कर लेते हैं google.com, तो google.com, ये देखिए हमने एक कंप्यूटर को रिक्वेस्ट किया है और उसने हमें डेटा दे दिया है। अब ये डेटा या तो HTML फॉर्म में हो सकता है या किसी और फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो ब्राउज़र में जितने भी हम चीज़ों को सर्च करते हैं वो अक्सर HTML फॉर्म में डेटा को रिटर्न करते हैं, पूरा का पूरा HTML फाइल हमें देते हैं। मेक सेंस, राइट? अब इस जो मॉडल में आप मुझे ये बताएं कि अथर मुझे ये बताएं कि कितने कंप्यूटर, जो अभी मैंने मिसाल दी, इसमें कितने किस्म के कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हैं? मोबाइल या लैपटॉप है, और एक वो कंप्यूटर है जो आपको मतलब रिस्पॉन्ड दे रहा है, आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको डेटा दे रहा है। तो दो किस्म के कंप्यूटर्स हो गए ना। अब जो कंप्यूटर रिक्वेस्ट कर रहा है उसको हम क्लाइंट कहते हैं, चाहे वो कंप्यूटर लैपटॉप है चाहे वो मोबाइल है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइंट कहते हैं। और जो कंप्यूटर हमें रिस्पॉन्स दे रहा है उस कंप्यूटर को हम सर्वर कहते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा लैपटॉप पड़ा है और उसको आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, मेरा लैपटॉप किसी स्पेसिफिक पाथ पे किसी स्पेसिफिक यूआरएल को आप हिट करते हैं, और वो मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि वो मेरे लैपटॉप को हिट करेगा, इसके स्पेसिफिक पोर्ट को हिट करेगा। तो अगर मेरा लैपटॉप भी आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, सो दिस इज द सर्वर। तो ये नहीं है कि जो लैपटॉप और मोबाइल है, दीज विल ऑलवेज बी क्लाइंट। क्लाइंट और सर्वर का मतलब ये है कि वो बंदा जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है, वो चीज, वो डिवाइस, वो क्लाइंट है, और जो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो उसको रिस्पॉन्स दे रहा है, वही कंप्यूटर सर्वर है। अब जावास्क्रिप्ट जो है वो सर्वर पे रन नहीं होता, बल्कि वो क्लाइंट पे रन होता है। मतलब ये है कि वो ब्राउजर के अंदर रन होता है। हम अब देखेंगे HTML के साथ हमें जावास्क्रिप्ट के फाइल्स भी मिलते हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट के फाइल्स सर्वर रन नहीं करता, बल्कि वो हमें दे देता है पूरे के पूरे जावास्क्रिप्ट के फाइल्स, और वो कहता है कि ब्राउजर आप इसे चला लो। जैसे मिसाल देता हूं, आप C++ की जबान समझते हैं ना। मैं अगर आपसे कह लूं, आप मेरे कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करें कि यार ये डेटा मुझे दे दो,
और वो आपको सी प्लस प्लस का फाइल भी दे, तो सी प्लस प्लस का फाइल उसने तो एग्जीक्यूट नहीं किया ना, उसने आपको सिर्फ फाइल दिया है। अगर वो फाइल आप एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो कहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, सर्वर पे के क्लाइंट पे? क्लाइंट पे एग्जीक्यूट हो गया ना, क्योंकि सर्वर ने सिर्फ आपको वो फाइल दिया है, उसको रन नहीं किया। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो आपके ब्राउजर के अंदर रन होता है, आपके क्लाइंट के अंदर रन होता, क्लाइंट में रन होता है, सर्वर में जावास्क्रिप्ट रन नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड इन ब्राउजर्स एज अ कोर लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजीज। तो जितने भी वेब के टेक्नोलॉजीज हैं उसमें जो कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज जावास्क्रिप्ट। Scripting language is a series of commands that are able to be executed without the need for compiling. तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें सीरीज ऑफ कमांड्स होते हैं, जो कि ज़रूरत नहीं है कि आप उसको कंपाइल करें, अलहदा फाइल बनाए, उस अलहदा एग्जीक्यूटेबल फाइल को फिर रन करें। ऑन द गो जैसे ही आप उस कमांड रन करते हैं कि इसको रन करो, वो उस टाइम पे कंपाइल भी होता है और रन भी होता है। जी। ये कब इंट्रोड्यूस हुई जावास्क्रिप्ट? 1995 94 देख लेते हैं। हाँ, अच्छा सवाल है, मुझे पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट। इससे पहले सर वेबसाइट पे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी? हाँ वेबसाइट्स इससे पहले हाँ, की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी वेबसाइट्स? मेरे ख्याल से इससे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो वेबसाइट्स में नहीं थी, थी थी ही नहीं। अब सीएसएस से पहले जहाँ उसमें कौन सी लैंग्वेज थी, तो स्टाइलिंग लैंग्वेज है ही, थी ही नहीं। 1995 में तो वो वेबसाइट्स वो हुए हैं, इंटरनेट एक किस्म से आप कह लें कि HTTP और ये प्रोटोकॉल्स आए हैं। तो ये देखिए, जावास्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय ब्रेंडन ईक इन 1995। इट वाज डेवलप्ड बाय नेटस्केप 2। नेटस्केप एक ब्राउज़र था, उसके अंदर ये पहली मरतबा यूज़ हुई, एंड बिकेम द ICMA 262 स्टैंडर्ड इन 1997 आफ्टर नेटस्केप हैंडेड जावास्क्रिप्ट ओवर टू ICMA। ICMA मीन्स यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। The Mozilla Foundation continued to develop JavaScript for the Firefox browser. अब इसके जो इख्तियारात है वो मोजिला फाउंडेशन के पास है। तो मोजिला गूगल अगर जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करे तो मोजिला के अंडर कब भी आता है? जावास्क्रिप्ट टोटली मोजिला के अंदर आती है। इट्स एन ओपन सोर्स, लेकिन मेंटेन मोजिला कर रहा है। कोई भी इसमें कोड लिख सकते, आप भी कोड लिख सकते हैं। नेक्स्ट हर साल नया वर्जन आता है जावास्क्रिप्ट, इसमें कुछ नए फीचर्स होते हैं। सर ये स्पेसिफिक एक बंदा इन्वेंट करता है या पूरी इन्वेंट इस एक बंदे ने किया होता है या कभी कभार एक ग्रुप ने किया होता है, पर आगे काम उस पर दुनिया के सारे डेवलपर्स ने किया होता है, मतलब बहुत सारे डेवलपर्स ने। अब जावास्क्रिप्ट आप ये नहीं कह सकते कि बस ब्रेंडन ईक ने सिर्फ बनाया है, बाकी और एक हफ्ते में बनाया है, बाय द वे, एक हफ्ते में। ठीक है, और जावा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है इसका सिंटेक्स, इसलिए इसको वहाँ उस वक्त 1995 में जावा का बहुत बड़ा डिमांड था, बहुत, यानी वन ऑफ द टॉप लैंग्वेजेस, मेरे ख्याल से पहली थी उस ज़माने में। तो इसलिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने इसको नाम दिया जावा स्क्रिप्ट, कि ये जावा है लेकिन स्क्रिप्टिंग टाइप है। लेकिन ये जावा से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, इसमें ना क्लासेस है ना वो है, जावा तो फुल ऊप पे वो चलता है ना। अच्छा, सो ये ब्रेंडन ईक ने बनाया है 1995 में, को फाउंडर ऑफ द मोजिला प्रोजेक्ट। JavaScript is compiled at the browser, not at the server. That is why it is a client side language. मतलब एग्जीक्यूट ब्राउजर करता है, क्लाइंट आपके लिए जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट नहीं करता। सो एग्जीक्यूशन या रेंडरिंग जो भी आप कह ले, दो किस्म के होते हैं, एक सर्वर साइड पे और एक क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट साइड पे भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप रन कर सकते हैं ब्राउजर के अंदर, जैसे जावास्क्रिप्ट रन होता है, और इसी तरह सर्वर पे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रन होती हैं, लेकिन हम जो जावास्क्रिप्ट है वो सर्वर पे रन नहीं होता। In web development, client side refers to everything in a web application that is displayed or takes place on the client एंड यूजर डिवाइस और ब्राउजर एंड वाइस वर्सा। जो भी चीज वो क्लाइंट के डिवाइस पे हो उसको हम क्लाइंट साइड कहते हैं, और जो भी चीज सर्वर पे हो उसको हम सर्वर साइड कहते हैं। इस जावास्क्रिप्ट इज क्लाइंट साइड लैंग्वेज, सो इट इज इंटरप्रेटेड इन द ब्राउजर। कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड दोनों में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन वन ऑफ द सेम थिंग। आप इसको इंटरप्रेटेड को समझे कि ये ब्राउजर के अंदर ही कंपाइल्ड और रन होता है। ओके, सो
JavaScript is used to program the behavior of web page, therefore it is very important for a web developer. एप्लीकेशंस ऑफ जावास्क्रिप्ट क्या है, क्या कर सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट से अगर हम इसको सीख लें। हम क्लाइंट साइड वैलिडेशंस करते हैं, जैसे आपने फॉर्म्स देखे होंगे। फॉर्म्स जैसे आप फिल करते हैं, वो आपसे कहता है कि यार प्रॉपर ईमेल दे दो, एरर थ्रो कर देता है। या अगर आप डायरेक्ट फॉर्म को किसी रिक्वायर्ड फील्ड को छोड़ देते हैं और फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो वो आपको कहता है कि यार ये जो फील्ड्स है, ये रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, वो आपको एरर थ्रो कर देता है। तो क्लाइंट साइड के जितने भी सिर्फ फॉर्म वैलिडेशन है, जितने भी वैलिडेशंस हैं, वो हम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। डायनामिक ड्रॉप डाउन मेन यूज। अच्छा, अक्सर हमने पोस्ट दिखाने होते हैं ना, पोस्ट या डायनामिक डेटा दिखाना होता है। तो अब डायनामिक डेटा हम, लेट्स से फेसबुक है, उसमें हर बंदा पोस्ट कर रहा है, तो क्या हम हर एक बंदे के पोस्ट को लेकर उसमें वो जो कोड लिखेंगे, मतलब जो नया बंदा आ जाता है, वो पोस्ट कर देता है, तो क्या हम उस पोस्ट को कन्वर्ट करेंगे HTML में और फिर इसको डिप्लॉय करेंगे? नहीं, बल्कि जावास्क्रिप्ट से आप डायनामिकली डेटा को हैंडल कर सकते हैं। आप एक मरतबा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखें कि कोई अगर पोस्ट क्रिएट करें, तो पोस्ट जब वो क्रिएट करे तो H3 का टैग क्रिएट करो, डिफ क्रिएट करो, उसके अंदर पोस्ट को डालो, तो वो खुद ब खुद वहाँ पे उसको हैंडल कर लेंगे। डेट एंड टाइम के साथ डिस्प्ले करना हो, उसके साथ कोई और ऑपरेशन करना हो, पॉपअप्स दिखाने हो, साइन अप फॉर्म पे चेक्स लगाने हो, सर्च बॉक्स की जो फंक्शनैलिटी है, ये अभी तक हमने जो HTML और CSS पढ़ा है उसमें नहीं हो रहे थे, तो ये सब कुछ जावास्क्रिप्ट से हो सकता है। कैसे जावास्क्रिप्ट के कोड को अब हम एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, वट एवर इट इज़। अच्छा, बाय द वे, अगर मैं यहाँ पे किसी HTML फाइल को खोल लेता हूँ ना, लेट्स से मेरे पास क्लास वर्क में इस HTML फाइल को खोल लेता हूँ, और ये HTML फाइल यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे शो हो गया है। तो आप इसको ऐसा कंसिडर करें ना कि ये जो फाइल है, ये मुझे किसी सर्वर ने भेजा है, ठीक है। मैंने उस सर्वर को, अब ये अलग बात है कि वो फाइल हमारे लोकली पड़ा है। आप इसको ऐसा कंसिडर करें कि ये जो फाइल है, ये मैंने एक सर्वर को रिक्वेस्ट किया है और उस सर्वर ने ये फाइल मुझे रिस्पॉन्स में दिया है, ठीक है। सो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ द सर्वर दैट वी आर सीइंग। दिस HTML पेज इज द रिस्पॉन्स ऑफ अ सर्वर दैट वी आर सीइंग। अच्छा, तो कैसे करेंगे? मैंने ऑलरेडी ये खोला हुआ है, मैं यहाँ पे एक index.html सर बना एक देता सवाल। हूँ जी। सर ये जावास्क्रिप्ट से आप मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हो, वेब नहीं, मोबाइल क्यों नहीं? बना सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? मैं पहले सिर्फ वेब के लिए इस्तेमाल होता नहीं, पहले वेब के लिए था, लेकिन अभी जावास्क्रिप्ट चूंकि बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, इसमें UI बनाना और इसमें और जो काम है बहुत ज़्यादा आसान है। तो अब इतने टूल्स आ गए हैं ना, इतने टूल्स, कि उन टूल्स की मदद से जावास्क्रिप्ट को आप किसी भी उस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा ना कि जावास्क्रिप्ट साइड सर्वर पे जावास्क्रिप्ट रन नहीं होता, लेकिन आप सर्वर पे पाइथन, PHP, C++, जावा, इनके अलावा अब जावास्क्रिप्ट भी चला सकते हैं 2010 के बाद। है। यस। नोड जेएस, नोड.js इट नेक्स्ट। इज सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट। फिर इसी तरह से आप मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। अगर आप रिएक्ट फ्रेमवर्क को चूज करते हैं, तो रिएक्ट नेटिव एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं, वो एंड्रॉयड और iOS दोनों में आप कन्वर्ट करता है। तो अब ब्रिजेस आ गए हैं ना, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जो कि आपके जावास्क्रिप्ट को कोड, इवन आर्डिनो भी आप, मैंने सुना है, देखा नहीं है, लेकिन मुझे एक बंदे ने बताया था कि इवन ये जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, इनके लिए भी जावास्क्रिप्ट में अब ऐसे इंजन्स आ गए हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोड लिखो, वो आपको माइक्रो कंट्रोलर्स या आर्डिनो या रास्पबेरी पाई, इन चीज़ों को प्रोग्राम आप उससे भी कर सकते हैं। तो इतनी वास्ट कम्युनिटी है प्रोग्रामिंग में। सबसे बड़ी बात कम्युनिटी की होती है, जावास्क्रिप्ट की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। कोई भी ऐसा जावास्क्रिप्ट का प्रॉब्लम शायद ना हो जो कि किसी, मतलब आपको जो प्रॉब्लम आएगा 1% में भी ऐसा हो कि उसको किसी ने आंसर नहीं किया हो। बाकी 99% ऑफ द कंफ्यूजन एंड 99% ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ जावास्क्रिप्ट आर बीन आंसर्ड ऑन स्टैक ओवरफ्लो ऑन द इंटरनेट एनीवेयर एल्स। सो मैं यहाँ पे लिख लूँगा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट का कोड हम कैसे लिखेंगे? मैं यहाँ पे H1 बना लूँगा जावास्क्रिप्ट।
तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए आपने बॉडी में सबसे आखिर में सारे कंटेंट्स के बाद आपने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का टैग डिफाइन करना होगा, जिस तरह आप स्टाइल का टैग डिफाइन करते थे। और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड वो लिख सकते हैं। ठीक है। सो to insert a JavaScript into an HTML page, use the script tag. The script tells where the JavaScript starts and where it ends. तो स्टार्ट स्क्रिप्ट और इन स्क्रिप्ट्स के बीच में इसे इन इन टैग से उसे ये पता चलता है, जो रीडर है उसको ये पता चलता है कि जावास्क्रिप्ट कोड कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है। You can place the script tags anywhere within your web page, but it is normally kept within the head tags. Placing scripts at the bottom of the body element improves the display speed because script compilation slows down the display. तो जब सारा वो कुछ डिस्प्ले हो जाए आखिर में स्क्रिप्ट टैग वो आप रखें ताकि आपका डिस्प्ले भी फास्ट हो। और एक और प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट में हम सबसे जो सिंपल काम है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो डेटा दिखाना। ठीक है। डेटा हम चार तरीकों से दिखा सकते हैं। एक, सबसे पहले हम अलर्ट दिखा सकते हैं। अलर्ट में किसी भी डेटा को दिखा सकते हैं। तो अलर्ट में किसी डेटा को कैसे दिखाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे विंडो डॉट अलर्ट और हम यहाँ पे लिख लेंगे all praise to Allah, we have started JavaScript। ठीक है। अब क्या होगा कि इस HTML फाइल को ब्राउज़र ऊपर से नीचे रीड करेगा, इस जावास्क्रिप्ट को बनाएगा और जैसे ही पूरे यूआई को बना लेगा, फिर इस स्क्रिप्ट को, इस विंडो डॉट अलर्ट फंक्शन को वो रन करेगा। फंक्शंस क्या है, ये चीज़ें क्या है, उसको आगे डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग डेटा कैसे डिस्प्ले करना है वो मैं आपको बता। तो जैसे मैं index.html खोल लेता हूँ, ये देखिए ऐसा एक अलर्ट शो हो गया है कि दिस पेज सेज ऑल प्रेज टू अल्लाह, वी हैव स्टार्टेड जावा। जैसे ही आप ओके करें तो वो जो डिस्प्ले है वो आपको दिखा देता है, लेकिन ये डिस्प्ले इससे पहले बन जाता है, सिर्फ आपको दिखाता नहीं है। अगर आप अलर्ट शो करते हैं तो ये इससे पहले बना होता है, अगर स्क्रिप्ट टैग नीचे है आखिर में है तो ये H1 उससे पहले बना होता है, लेकिन ब्राउजर हमें नहीं दिखाता। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है। अच्छा, सो हमारे पास एक विंडो डॉट अलर्ट है, एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट है। अच्छा, अगर आप मुझसे ये सवाल पूछे कि जावास्क्रिप्ट से हम क्या कर सकते हैं, तो जावास्क्रिप्ट से इसका जवाब ये है कि जावास्क्रिप्ट से आप सब कुछ कर सकते हैं। किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर सब कुछ का मतलब क्या है, आप HTML एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, आप उनके कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं, आप उनके स्टाइल्स को अपडेट कर सकते हैं, स्टाइल्स को किसी एलिमेंट में ऐड कर सकते हैं, किसी एलिमेंट से स्टाइल्स को रिमूव कर सकते हैं, क्लासेस को ऐड कर सकते हैं, क्लासेस को रिमूव कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, किसी एलिमेंट से एट्रीब्यूट हटा सकते हैं, नया एलिमेंट बना सकते हैं, किसी एलिमेंट को डॉक्यूमेंट से डिलीट कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑपरेशन ये जावास्क्रिप्ट से होते हैं। एलिमेंट की स्टाइल लिंकिंग हो सकती है, फर्स्ट करेंगे इस तरह मैं होवर एक जगह करूं लेकिन चेंज दूसरी जगह है। वैसे तो यही होता है होवर केसेस में कि जिस चीज पे होवर करते हो सिर्फ वो बढ़ती है, ग्रो होती है, हाँ, लेकिन हम होवर एक जगह करें और चेंज उसकी किसी और एलिमेंट में। तो ये जावास्क्रिप्ट से होता है। हम आगे इवेंट लिस्नर्स पढ़ेंगे। इवेंट लिस्नर में क्या होता है कि जैसे ही वो होवर करता है तो जावास्क्रिप्ट उसको लिसन करता है और फिर जैसे ही वो होवर कर लेता है वो एक फंक्शन चलाता है, तो उस फंक्शन से वो काम हो रहा होता है किसी किसी और जगह। अच्छा, सो विंडो डॉट अलर्ट पढ़ लिया आपने। अब आते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट की तरफ। आपको पता है हम डॉक्यूमेंट के आखिर में कुछ लिख भी सकते हैं। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है कि आपका जो HTML डॉक्यूमेंट है इसके सबसे आखिर में इन इस ये जो स्ट्रिंग आप यहाँ पे लिखते हैं, जो भी चीज़ आप लिखते हैं उसको अपेंड करता है इन द लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो अच्छा, जब भी ये लिसन, जब भी आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है और उसमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो आपने ऐसे टेक्स्ट नहीं लिखना। ठीक है। ये अब HTML नहीं है, जो भी टेक्स्ट लिखना है आपने सिंगल कोट या डबल कोट्स के अंदर लिखना है। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी लिख लूंगा ऑल प्रेज टू अल्लाह, वी हैव स्टार्टेड जावास्क्रिप्ट।
ओके, सो मैं अगर इसको सेव करूं और यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करूं तो ये देखिए डॉक्यूमेंट के आखिर में ये ऐड हो गया है। अगर मैं इससे नीचे स्क्रिप्ट टेग के नीचे कोई H3 लिखूं और मैं यहाँ पे कह दूं एंड ऑफ द पेज, तो अब क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि ब्राउज़र ने पहले इस H1 को बनाया है, फिर इस स्क्रिप्ट टेग को रीड कर लिया है और इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया है। तो इस पॉइंट पे पेज में क्या था, सिर्फ जावास्क्रिप्ट था ना, तो उसके आखिर में इसने ऐड कर लिया है। फिर उसके बाद H3 भी है, तो वो H3 इसके बाद ऐड हो गया है इस तरह। ठीक है, सो इसीलिए ये रिकमेंडेड है कि आप सबसे आखिर में स्क्रिप्ट टैग के नीचे कोई भी HTML ना लिखें। ओके, सो ये हमारे पास दूसरा तरीका हो गया। मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ जी। अगर हमने कंप्लीट वेबसाइट बनाई तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसके थ्रू नीचे नीचे मतलब जो भी चीज लिखेंगे वो नीचे आएगा। बाय द वे डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम इतना यूज नहीं करते, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हमारे पास डिफरेंट आउटपुटिंग मेथड्स हैं उसमें जावास्क्रिप्ट में। और विंडो डॉट अलर्ट जो होता है वो पॉपअप के लिए, हाँ, वो पॉपअप के लिए होता है। इसी तरह से हमारे पास एक और ऑप्शन है विच इज इनर HTML और एक है हमारे पास कंसोल लॉग। गौर से देखिए, फिलहाल हमारे पास ऐसा जो वो पेज को मैं सेव कर लेता हूँ इसको। फिलहाल हमारे पास सिर्फ जावास्क्रिप्ट है। HTML पेज में क्या है, H1 है, उसमें जावास्क्रिप्ट है। आपको पता है आप इस H1 के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। किसी HTML एलिमेंट में भी आप कुछ बना सकते कुछ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक H3 ले लेता हूँ और इस H3 को मैं ID दे देता हूँ H3, ठीक है। और इसके इनर HTML में, यानी इसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, जावास्क्रिप्ट के जरिए इसमें इसके अंदर मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूं। तो कैसे लिखूंगा, पहले इस एलिमेंट को मैं गेट करूंगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। इसकी ID क्या है, H3, तो H3 को अथरे से लिखूंगा, शाबाश, कोट्स के अंदर, ठीक है। कोट्स के अंदर मैंने ID दे दी और इसके डॉट इनर HTML इज इक्वल टू मैं लिख लूंगा कि वो जो टेक्स्ट मैंने लिखा है दिस, ठीक है। तो अब इस H3 के जो इनर HTML है जावास्क्रिप्ट उसको चेंज कर लेगा। सर जी अगर हम ब्रैकेट डबल कोट के साथ ब्रैकेट डालें तो एरर आएगा। समझा नहीं आपके सवाल को। सर जी देखें आप इज इक्वल टू लगा पे डबल कोट लगा, इधर हम ब्रैकेट इस तरह, यस सर, यस इन सर। पर कोई मसला नहीं है खास, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप लगा सकते हैं, इनके इर्द गिर्द लगाए, लेकिन क्या क्यों लगाते हैं, सवाल ये है ना, वाई। अच्छा, अगर आप इसके अंदर कुछ लिख भी लेना तो वो उसको ओवरराइड कर देगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिटेल्स, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, वही टेक्स्ट है, क्योंकि ये उस इनर HTML को पूरा ओवरराइड, ये इनर HTML नहीं है, ये उस एलिमेंट के पूरे अंदर के HTML को ओवरराइड कर लेता है। So this is the third method of outputting data in the JavaScript. फोर्थ मेथड की तरफ आते हैं, दैट इज वेरी हैंडी और प्रोग्रामर सबसे ज्यादा ये यूज करते हैं, विच इज कंसोल लॉग। कंसोल लॉग का मतलब क्या है, अक्सर आप सुनेंगे कंसोल का टर्म। कंसोल असल में कहते हैं टर्मिनल को, एक ऐसे एनवायरनमेंट को कहते हैं जहां पे आप कमांड्स रन कर सकते हैं और वो कमांड्स आप उसका आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है। सो अगेन लिसन, कंसोल ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट को कहते हैं जहां पे आप कमांड्स रन कर सकते हैं और वहां पे आप कुछ डेटा देख सकते हैं। तो अब हर एक, यहां पे भी मैं कंसोल मेरे पास, अच्छा आपने ये ब्लैक विंडो देखी होगी ना, आप यहाँ पे सर्च करें टर्मिनल या विंडोज पावर शेल या कमांड प्रॉम्प्ट, ये सब चीजें एक चीज है ना। अगर आप इसको ओपन कर ले तो ये क्या है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये कंसोल है। इसके अंदर आप कमांड रन कर सकते हैं और उस कमांड का आउटपुट आपको मिल सकता है। ब्राउजर के लिए कंसोल कहां पे है, तो ब्राउजर ये कोड कहां पे रन होगा,
ब्राउजर के अंदर रन होगा ना। मैं अगर इस पेज को यहाँ पे लोड करूंगा, मैं सर्वर को रिक्वेस्ट करूंगा, तो वो ये HTML पेज मुझे देगा, ब्राउजर उसको रीड करेगा और उसके अंदर स्क्रिप्ट टैग भी है, तो वो स्क्रिप्ट टैग को एग्जीक्यूट भी करेगा। तो अगर वो इसको एग्जीक्यूट करेगा तो ब्राउजर का कंसोल कहाँ पे है, तो आपने राइट क्लिक इंस्पेक्ट करना है और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है कंसोल, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग फंक्शन रन करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो डेटा है, ये ब्राउजर के कंसोल में शो करो। तो मैं इसको सेव करके यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए कंसोल में मेरे पास वो शो हो गया और वो मुझे लाइन नंबर भी बता रहा है, आप देखिए ना, ये देखिए मुझे लाइन नंबर भी बता रहा है कि index.html के 17 नंबर लाइन से ये डेटा आया है। आपने कैसे समझी? कंट्रोल प्लस से, ठीक है। तो ये देखिए ये डेटा कौन से लाइन पे है, 17 नंबर लाइन पे है। ओके, और देखिए यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के सिंपल कमांड्स भी रन कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं console.log आई एम कोडिंग इनसाइड कंसोल, ये देखिए डायरेक्ट प्रिंट हो गया है, ठीक है। आप यहाँ पे जी स्क्रिप्टिंग का पता चलता है, डायरेक्ट हो गया एग्जैक्टली यहाँ पे स्क्रिप्टिंग का पता वो चलता है ये डिफरेंट हो रहा है जी। सर double do कि मैं मूंगा तो मेन डिफरेंस सको दा मूंगा कहूंगा ना कंसोल की दा अक्सर यूजर ना पोटा उधर रही कदा बंदा कंसोल बोल दियो कंसोल हम क्यों यूज करते हैं, अगर आप इन तीनों डेटा को देखें ना, इन तीनों मेथड्स को देखें, तो विंडो डॉट अलर्ट और विंडो डॉट राइट और ये जो चीज़ें हैं, ये जावास्क्रिप्ट के तमाम जो डेटा टाइप्स हैं उनको सही तरीके से आउटपुट नहीं कर सकते। तो हम लेट से आपके पास डेटा आया है डेटाबेस से, आपने एक सर्वर को रिक्वेस्ट किया है जावास्क्रिप्ट के थ्रू और उससे आपको डेटा आया है और उस डेटा को आप देखना चाहते हैं, तो आपके पास ये 4 मेथड्स हैं ना, या तो उसको विंडो डॉट अलर्ट करो या विंडो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करो। लेकिन हाँ, सबसे बेहतर इसलिए है कि अगर वो अरे है या अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो पूरे डिटेल्स आपको शो करता है उस डेटा का, कि कितने इसके अंदर, इस अरे के अंदर आगे पढ़ेंगे अरे क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कि इस अरे के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, अच्छा वो प्रोटोटाइप, उस ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप क्या है, सारा कुछ इंफॉर्मेशन वो कंसोल आपको दिखाता है। तो इसलिए प्रोग्रामर इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह। मुश्तबा का सबसे पहला क्वेश्चन यही था, उसने कहा कि हम तो सब कुछ कंसोल लॉग में करते हैं। तो मैंने इसे कहा कि सब कुछ कंसोल लॉग में नहीं करते, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कंसोल लॉग को यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास कंसोल लॉग, हम इन और मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ये है कि हमने एक HTML एलिमेंट बनाना होगा, उसके इनर HTML को वो करना होगा और फिर उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलता, सिर्फ डेटा मिलता है, ठीक है। अब ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन कहीं और आपको मिल सकता है कि index.html के 17 नंबर लाइन पे ये वो आया है, ठीक है। सो इसलिए अच्छा, सो हमारे पास ये 4 मेथड्स आपने पढ़ लिए। अभी क्या करते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं। आपको पता है जावास्क्रिप्ट के कोड में आप कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, और आप लोगों को पता है कि कमेंट्स इसलिए होते हैं, वो कोड नहीं होता, बल्कि वो कोड के बारे में हिंट्स होते हैं जो कि अपने लिए या किसी दूसरे प्रोग्रामर के लिए बंदा लिख लेता है। तो अब ये देखिए ये मैंने क्या किया हुआ है, कमेंट किए हैं, तो ये रन हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर इसको इग्नोर करता है। और कैसे आप कमेंट लिखेंगे, लेट से मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ डबल फॉरवर्ड स्लैशेस और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पेस लिखे, या इसके बाद जो भी आप लिखेंगे वो कमेंट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वी हैव 4 मेथड्स फॉर आउटपुटिंग डेटा, दिस इज अ कमेंट। तो कहीं पे आपको ये कंसोल में या कहीं पे ये नजर आया है? नहीं, क्योंकि ये कमेंट है और कमेंट को ब्राउजर इग्नोर करता है। कोई भी लैंग्वेज हो उसमें कमेंट्स इग्नोर होते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट्स विद डबल फॉरवर्ड स्लैश और मल्टी लाइन कमेंट्स वो स्टार्ट फ्रॉम, अगर आप लेट से मैंने हर एक लाइन में फॉरवर्ड स्लैशेस लिखे हैं ना, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक कमेंट लिखना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, शुरू करूँगा फॉरवर्ड स्लैश और फिर स्टार लगाऊंगा, और ये सब अब कमेंट्स हैं। मैं अगर इनसे ये भी हटा लूँ तो ये सब, अब ये देखो ये भी कमेंट हो गया है। मैं तो इसको नहीं चाहता, मैं यहाँ पे अपने कमेंट को एंड करना चाहता हूँ, तो स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। तो यहाँ से
यहाँ तक ये पूरा का पूरा कोड वो कमेंट हो गया। ऑलराइट, सो दिस इज आवर कमेंट्स। आते हैं वेरिएबल्स की तरफ। आप काइंडली ऐसा करें, इन 4 मेथड से आप जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करें और फिर इंशाल्लाह आगे जाते हैं। ठीक है, सो प्लीज यूज दीज 4 मेथड्स फॉर आउटपुटिंग द डेटा यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अच्छा जी, तो आते हैं वेरिएबल्स की तरफ। आपको पता है हमारी जो मेमोरी है, मेमोरी में हमारे पास लोकेशंस होते हैं। ठीक है, मेमोरी ऐसी नहीं है कि जिस तरह आपके पास एक कमरा होता है ना, मेमोरी एक कमरे की तरह नहीं है कि आप बस उसमें जितने भी मर्जी हो आप उसमें बंदों को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मेमोरी इज जस्ट लाइक सेल्स। एक सेल में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, और उससे कम भी लोग उसमें स्टोर नहीं करते। जैसे अगर आप गोलियों का एक स्ट्रिप देखें तो एक स्ट्रिप में कितनी, मतलब जो गोलियां, लेट से 10 गोलियां होती है ना, तो एक गोली की जगह पे आप 2 गोलियां रख सकते हैं। उस एक गोली से कम गोली रख सकते हैं, एक से तो कम गोली ही नहीं होती। तो इसी तरह बिल्कुल कंप्यूटर में भी एक स्मॉल, सबसे छोटा जो डेटा होता है वो तकरीबन कंप्यूटर पे डिपेंड करता है। तो जो कंप्यूटर 32 बिट का कंप्यूटर हो, तो हम कहते हैं ना इसका प्रोसेसर 32 बिट है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो एक मेमोरी लोकेशन है, एक जो इंफॉर्मेशन है, एक जो डेटा पीस है, वो कितने बिट का होगा? 32 बिट का होगा। एक बिट 0 या 1 को कहते हैं। तो 32 बिट का मतलब ये है कि 32 जीरोज एंड वंस होंगे। आजकल के कंप्यूटर 64 बिट्स होते हैं, तो उनमें एक जो डेटा होता है वो 64 जीरोज एंड वंस से बना होता है। तो एक मेमोरी लोकेशन कितना होता है? 64 बिट का आप कह सकते हैं कि वो एक मेमोरी लोकेशन होता है। तो इस तरह 64 बिट्स के लोकेशंस होते हैं। जब प्रोग्रामिंग में हम एक मेमोरी लोकेशन को, उसमें डेटा रखना चाहते हैं, उससे डेटा लेना चाहते हैं और ये ऑपरेशंस करते हैं, तो उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का नाम देते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन व्हिच स्टोर्स अ वैल्यू। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने देखा होगा कि जब आप कोई वेरिएबल स्टोर करते हैं तो वो आपसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी पूछता है कि ये जो वेरिएबल है, ये जो जिस मेमोरी लोकेशन में आप वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, वो डेटा टाइप क्या है? वो इंटीजर है, वो स्ट्रिंग है, वो क्या है? एक और आपसे वो ये पूछता है कि अच्छा, अगर ये इंटीजर और स्ट्रिंग और ये चीज़ें हैं, फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। फिर उसको चेंज भी नहीं कर सकते। जैसे C++ में int a इज इक्वल टू 5। जावास्क्रिप्ट में ऐसे नहीं है। आपने न टाइप बताना पड़ता है, हमें न टाइप बताना पड़ता है और ना हमें मतलब उसको स्टैटिक रखना पड़ता है कि अगर हमने उसको एक मरतबा इंटीजर की वैल्यू दी तो दूसरी मरतबा नहीं दे सकते। क्या मतलब है? अच्छा, कैसे डिफाइन करेंगे? वार कीवर्ड से। तो मैं यहाँ पे अपने कोड में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं अगर कोई एक नेम वेरिएबल डिफाइन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा वार नेम इज इक्वल टू, और इसमें कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लेट से दे देता हूँ आधार। ठीक है, अब ये देखिए, इस नेम, ये नेम रिप्रेजेंट कर रहा है एक मेमोरी लोकेशन को। ये नेम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक मेमोरी लोकेशन को। और उस मेमोरी लोकेशन में कौन सी वैल्यू पड़ी है? वो ये अतहर ताहिर उस मेमोरी लोकेशन में पड़ा है। जी जी, आपने बोला कि मेमोरी लोकेशन में पड़ा है। हाँ, स्टोर्ड है। ये अतहर ताहिर उस मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। और उस मेमोरी लोकेशन, अब बहुत सारे मेमोरी लोकेशन है, कौन सा मेमोरी लोकेशन? तो उस मेमोरी लोकेशन को हम नेम भी देते हैं। सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी लोकेशन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड वेरिएबल। तो व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन। इस तरह आप किसी वेरिएबल को, ये इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। आगे हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। जो भी कैरेक्टर्स हम लिखते हैं उसको हम कोट्स, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर बंद करेंगे। ठीक है, अच्छा, हम किसी वेरिएबल में नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। लेट से 23 या 23.5 जो भी हो, अब हम नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। तो नंबर को कोट्स के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। सो मैं यहाँ पे लेट से 23 लिख लेता हूँ, 20, और मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, लेट से
इट इज व्हाट, फ्लोट में कोई कौन सी वैल्यू हो सकती है, मतलब क्या पर्सन से रिलेटेड, फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं जिसमें पॉइंट हो ना, वेट, हाँ नाइस। तो वेट लेट से है थर का वेट है लेट से 60.2, ठीक है। तो आप नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन देखिए नंबर में कोट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप वेरिएबल में बूलियन भी स्टोर कर सकते हैं। बूलियन जब भी आप सुने ना, बूलियन का मतलब है टू वैल्यूज, लॉजिकल वैल्यूज। तो अगर आप हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर में बूलियन का मतलब 0 और 1 होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बूलियन ट्रू और फॉल्स को कहते हैं, ठीक है। तो आप किसी वेरिएबल में बूलियन वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अगर ये ट्रू हो तो ये करो, अगर ये फॉल्स हो तो ये करो, तो दिस ट्रू एंड फॉल्स आर कॉल्ड बूलियन वैल्यूज। तो मैं परमिशन एक वेरिएबल लेता हूं, इसमें स्टोर कर लेता हूं ट्रू, और ये ट्रू और फॉल्स जो है ये देखिए उसका रंग चेंज हो गया है। मैं अगर TRU लिखता हूं तो वो उसका रंग चेंज नहीं होता, अगर TRUE लिखता हूं तो उसका रंग चेंज हो जाता है, क्योंकि इस आईडी को पता चलता है कि अच्छा ये जो है ये हमारे पास एक वैलिड वो है, एक वैलिड कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब ऐसा नाम जो कि जावास्क्रिप्ट ने डिफाइन किया हो। अब ये परमिशन और वेट और एज और नेम ये जावास्क्रिप्ट ने डिफाइन किए हैं? नहीं, ये हमने डिफाइन किए हैं। हमने मेमोरी लोकेशन को एक नाम दिया है, लेकिन ये जो ट्रू है ये किसने डिफाइन किया है? जावास्क्रिप्ट ने। तो इसको हम कीवर्ड कहते हैं वो। अच्छा, इस तरह लेट से मेरे पास हमने इसको क्यों डबल कोड में नहीं लिखा? डबल कोड इसलिए कि ये एक बूलियन वैल्यू है। अगर आप इसको डबल कोड के अंदर लिख लेते हैं तो वो ट्रू का एक स्ट्रिंग हो जाएगा, वो फिर बूलियन वैल्यू नहीं होगी। और मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड और इसको मैं फॉल्स कर लेता हूँ। तो ये देखिए ट्रू और फॉल्स भी आप स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे स्टोर करें तो इसका मतलब है फॉल्स का एक स्ट्रिंग, ये बूलियन पर नहीं होगा, ठीक है। ओके, और इसी तरह से अगर आप नंबर स्ट्रिंग के अंदर लिख लें तो वो उसको नॉर्मल कैरेक्टर कंसिडर करेगा। दीज विल बी नॉर्मल कैरेक्टर्स, दीज विल नॉट बी नंबर्स। 34 एक कैरेक्टर बन जाएगा। हाँ, कैरेक्टर बन जाए, एक कैरेक्टर नहीं, दिस इज अ स्ट्रिंग, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, या। तो ये देखिए 345 आप ये कंसिडर कर रहे होंगे कि ये एक नंबर है, लेकिन जावास्क्रिप्ट इसको नंबर की तरह ट्रीट नहीं करेगा, बल्कि इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। स्ट्रिंग का मतलब कैरेक्टर्स, बंच ऑफ कैरेक्टर्स। वो इस पे मतलब इसको ऐड नहीं कर सकेगा, वो ये कहेगा कि ये तो कैरेक्टर्स है, मैं कैसे इसको ऐड करूं। तो अगर आपने इसको जावास्क्रिप्ट को ये बताना है कि ये एक नंबर है तो फिर कोड्स के बगैर लिखे। तो मैं ऑथेंटिकेटेड में लेट्स से फॉल्स लिखता हूं। ओके, सो these are the variables and these are the different values we can assign to a variable। इसी तरह हमारे पास लेट से पाई की वैल्यू है ना, वो कितनी है 3.14, तो आप वो इस तरह स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, फायदा क्या है? फायदा ये है कि अच्छा, आप जरूरी नहीं है कि वेरिएबल को वैल्यू दे दें। आप एक वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, लेट से सैलरी, ठीक है, और उसको अगर वैल्यू ना भी दे कोई मसला नहीं है, आगे आप उसको वैल्यू दे सकते हैं, नो वरीज। सो अगर मैं सैलरी को मैंने डिफाइन कर लिया है, अगर मैं उसको आगे वैल्यू देना चाहता हूं तो कैसे वैल्यू दूंगा? ये देखिए, ये वेरिएबल को डिफाइन करना है और एक वेरिएबल को वैल्यू देना है। तो अगर आप वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उसको वैल्यू दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अब आगे जाकर आप उस वेरिएबल की वैल्यू को कैसे ओवरराइड करेंगे? अब सैलरी में क्या स्टोर है? कुछ भी स्टोर नहीं है। तो इस सैलरी में अगर हम कोई सैलरी स्टोर करना चाहते हैं तो मैं सैलरी लिख लूंगा विदाउट राइटिंग वार विद इट। क्यों? क्योंकि अगर मैं वार लिखने की कोशिश करूंगा तो जावास्क्रिप्ट ये समझेगा कि ये दूसरा सैलरी का नया वेरिएबल बना रहा है। तो हम नया वेरिएबल नहीं बना रहे, बल्कि हम जो ऊपर सैलरी का वेरिएबल बना है उसी में हम स्टोर करना चाहते हैं 34,000 लेट से। अब अगर इस सैलरी की वैल्यू को आप कंसोल लॉग करना चाहते हैं तो आप यहां पे लिख सकते हैं console.log। और कैसे यहां पे आप इस जावास्क्रिप्ट को बताएंगे कि सैलरी में जो वैल्यू है उसको आपने कंसोल लॉग करना है, आपको सैलरी वेरिएबल को यहां पे पास करना होगा विदाउट द कोट्स। तो जब विदाउट द कोट्स कोई स्ट्रिंग आप पास करते हैं, जावास्क्रिप्ट उसको एक वेरिएबल समझता है कि अच्छा ये कोई और ऊपर वेरिएबल होगा और उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे डालनी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रिंग के अंदर लिख लेते हैं तो फिर ये इसी चीज को आउटपुट कर लेता है। ये देखिए, मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूं
ये देखिए सैलरी आ गई, मतलब सैलरी जो करेक्टर्स हैं नॉर्मल करेक्टर्स मेरे पास आ गए। मैं तो सैलरी को नहीं चाहता, मैं ये जो सैलरी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको कंसोल लॉग करना चाहता हूँ। सो देन आई हैव टू गिव द सैलरी नेम विदाउट द कोड्स। तो फिर जावास्क्रिप्ट उसको समझेगा कि ये यार ये एक वेरिएबल है। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो सैलरी के अंदर कौन सी वैल्यू है सफ़ी? सैलरी में कौन सी वैल्यू स्टोर है? वहां देख लो ना, कौन सी वैल्यू स्टोर है? सैलरी वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है? 34,000। और यहाँ पे जब हमने सैलरी को डिक्लेयर किया था, सैलरी का नया वेरिएबल बनाया था, इस वक्त इसमें कौन सी वैल्यू है? कोई भी वैल्यू नहीं थी। ठीक है, अब हमने इसको ओवरराइट करके 34,000 दे दिया। तो यहाँ पे अब क्या प्रिंट होना चाहिए था? यहाँ पे सैलरी नाम प्रिंट होना चाहिए। क्या प्रिंट होना चाहिए कंसोल के अंदर? नाम 34,000। क्यों? क्योंकि जब आप विदाउट कोट्स कोई भी नाम दे देते हैं तो वो ऊपर उस वेरिएबल की तलाश करता है और फिर उसकी वैल्यू को यहाँ पे वो करता है। अगर मैं यहाँ पे सेलर करूँ तो सेलर का कोई वेरिएबल है नहीं है, तो वो एरर थ्रो करेगा कि ये वेरिएबल तो नहीं है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने एरर थ्रो किया है कि अनकॉट रेफरेंस एरर, सेलर इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि हमने सेलर को कोट्स में नहीं लिखा, और जावास्क्रिप्ट जब कोट्स में नहीं लिखते जो जावास्क्रिप्ट कंसिडर करता है कि मे बी दिस इज़ अ वेरिएबल नेम और वो वेरिएबल है ही नहीं, तो इस वजह से उसने एरर थ्रो किया। लेकिन जब हम सैलरी करते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू को वो कंसोल कर देता है। ठीक है, अब देखिए इसका रंग भी चेंज है, तो आप देख सकते हैं इससे, इस रंग से आपको ये भी पता चलता है कि ये इसका टाइप क्या है, इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है। सही है, ऑलराइट। सो ये हमारे पास हो गए वेरिएबल्स। अब ये देखिए, आप सिर्फ ये नहीं है कि जिस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन ना हो उसकी वैल्यू को आप चेंज कर, आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेट से वेट को ओवरराइट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं उसको ओवरराइट करूँगा तो वार फिर नहीं लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे वेट लिख लूँगा इज इक्वल टू, और उसकी वैल्यू को मैं ओवरराइट करता हूँ, लेट से वो है 65.1। ठीक है, और अगर मैं अब यहाँ पे कंसोल लॉग करूँ वेट को, तो वेट में मुझे आधार क्या मिलना चाहिए? शाबाश, यही मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे उसको कंसोल लॉग करता हूँ वेट को, तो फिर यहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए सफ़ी? वेट की कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए? 60.2। शाबाश, इसलिए कि प्रोग्राम जो है वो ऊपर से नीचे आता है, तो वो जब यहाँ इस पॉइंट पे आ जाता है तो वेट इस पॉइंट पे, वेट में कौन सी वैल्यू है? 60.2 है। जब वो आगे चला जाता है तो यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, और यहाँ इस लाइन के बाद जो प्रोग्राम होगा उसमें वेट की वैल्यू 65.1 होगी। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे 60.2 और यहाँ पे 65.1। तो आप वेरिएबल को की वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, आप वेरिएबल को सिर्फ ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको समझे। डिक्लेरेशन का मतलब है किसी वेरिएबल को डिफाइन करना, जैसे ये सिर्फ डिफाइन करना, और फिर उसको वैल्यू देना, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। तो ये जो लाइंस हैं इनमें दोनों हो रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन भी हो रहा है और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी हो रहा है। इस लाइन पे भी, इस लाइन पे भी, इन सब लाइंस पे वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों हो रहे हैं। So that is all about variables. In the next class, we will inshallah start some more advanced concepts like conditional statements and loops. So if you have any questions, let me know. कोई सवालात हो तो, कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, पूछें। आप वेरिएबल्स के बारे में क्लियर हो गए पूरा 100%? सर ये वेरिएबल सारे डेटा टाइप को क्यों डालने पड़ते हैं? मतलब C++ में तो फ्लोट डबल अलग आर्गुमेंट देने पड़ते हैं, लेकिन इसमें सिंपल और सिर्फ ये खुद इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा, आपने वहाँ पे बताना भी पड़ता है ना कि इसमें मतलब
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको टाइप का पता चले। अब ये भी टाइप को गेस करता है, आप इसके ऊपर होवर करें ना, ये देखिए अथर, ये देखिए वार नेम और उसके सामने क्या लिखा है, स्ट्रिंग लिखा है। अब ये इसको देखें, एज के सामने क्या लिखा है, नंबर, खुद गेस कर रहा है जावास्क्रिप्ट। इस तरह परमिशन के सामने क्या लिखा है, बूलियन लिखा है। पाई वैल्यू का क्या टाइप होगा सफ़ी, पाई वैल्यू का क्या टाइप होगा, देखिए ना वहां पे उसको क्या असाइन है, नंबर। और अगर मैं इस नंबर को कोट्स में लिखूं तो फिर इसका टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। ये देखिए इसको सेलेक्ट करके कोट्स, हाँ बस कोट्स प्रेस करें, ठीक है। अच्छा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो उस डेटा पे ऑपरेशन करता है ना, और अगर उसको पता नहीं है कि कैसे मैंने डेटा पे, मतलब इस डेटा का टाइप क्या है, तो फिर वो कंफ्यूज होता है। लिसन, आपको पता है आप दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हैं। अब जो भी नॉर्मल ऑपरेशंस है, जैसे दो नंबर्स को ऐड करना, दो नंबर्स को डिलीट करना, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, ये सब जावास्क्रिप्ट से आप कर सकते हैं। तो ये नीचे आप देखें, यहाँ पे मैं एक कंसोल लॉग करता हूँ और लेट से मैं 5 और कौन कौन से नंबर ले लूँ, दो नंबर्स मुश्तबा बताएं, कोई भी दो नंबर्स जो कि एक दूसरे पे डिवाइड भी हो सकते हैं परफेक्टली। 2 5 एक दूसरे पे डिवाइड हो सकते हैं, अल्लाह के बंदे। 5 75 छोटे नंबर्स 1 से 10 तक, 15 और 3, ठीक है। तो अब देखें 3 प्लस 15 या 15 प्लस 3 कर लूँगा, 15 प्लस 3। अब अगर आप इसको, जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इनको प्लस कर सकता है। console.log में अगर आप देखें तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। इस तरह आप दो नंबर्स को, एक नंबर से दूसरे को माइनस भी कर सकते हैं यूजिंग द हाइफन ऑपरेटर, द माइनस ऑपरेटर विच इज हाइफन। तो यहाँ देखिए 15 माइनस 3 से 12 आएगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए एक साइन है 8 के ऊपर देके शिफ्ट को, एस्टेरिक साइन उसको कहते हैं, जो स्टार वाला सिंबल है। शिफ्ट से अगर हम 8 दबाएंगे तो ये सिंबल आ जाएगा, दिस इज फॉर द मल्टीप्लिकेशन। सो 15 3s आर 45, तो यहाँ पे हमारे पास 45 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 15 को 3 पे डिवाइड कैसे करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 3, सो हम फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, सो इसका मतलब है डिवाइड। सो 15 डिवाइड बाय 3 से 5 आता है, तो ये देखिए ये 5 बन गया। इसी तरह सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट वैल्यू देंगे, आप यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले सकते हैं। फर्स्ट नंबर num1 इज इक्वल टू 15 और var num2 इज इक्वल टू 3, और फिर यहाँ पे 15 की बजाय आप num1 दे सकते हैं और यहाँ पे आप num2 दे सकते हैं। तो ये उनकी वैल्यूज उठा के, num1 में कौन सी वैल्यू है, 15 है, मैं इसको 20 कर लेता हूँ और इस नीचे को मैं 4 कर लेता हूँ। तो num1 को हम num2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें यकीन आ जाए कि वाकई ये इसी तरह से ही हो रहा है, तो ये देखिए हमारे पास 80 आ जाएगा, 24 आर 80। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू ऑपरेशंस। लेकिन आप अगर यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स ले लें, स्ट्रिंग 1 कोई भी नाम दे सकते हैं ना, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सैयद, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वार स्ट्रिंग 2 फहद, ठीक है। अब अगर हम इसको ऐड करेंगे, ये देखिए st1 प्लस st2, तो आपको पता है ये स्ट्रिंग को ऐड करने का मतलब क्या है कि इसको यकजा करो। st2 इज नॉट डिफाइंड, अच्छा ये आर मैंने यहाँ पे इजाफी डिफाइन किया, ये देखिए सैयद फाद को इसने जोड़ दिया है और फाद देख लिया। अब टाइप की बहुत ज्यादा वो है, अब इसका टाइप नंबर था तो इसने 8 कर लिया, इसे पता है कि मुझे इसको 8 करना होगा, लेकिन इनका टाइप क्या था, स्ट्रिंग था, तो स्ट्रिंग को वो सिर्फ मिला लेता है। सो इसलिए डेटा टाइप्स का बहुत ख्याल रखें, ठीक है। ये जो जिस टाइप की वैल्यू आप असाइन करते हैं इसका बहुत ख्याल रखें। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, अगर आप स्ट्रिंग में 20 और 4 लिख लेना तो जावास्क्रिप्ट इसको स्ट्रिंग कंसिडर कर लेगा और इससे क्या बन जाएगा सफ़ी, शाबाश, इससे क्या बनेगा,
204 बनेगा, वो इसको नॉर्मल कैरेक्टर्स कंसिडर करेगा और 20 के साथ 4 को भी ऐड कर लेगा, ये देखिए। और स्ट्रिंग हमारे पास इन द वाइट फॉर्म आता है, वाइट उसका टेक्स्ट कलर होता है इन द कंसोल। लेकिन अगर आप इसको वो करें, इसको नंबर्स में कन्वर्ट करें तो उसका रंग पर्पल हो जाएगा, तो उसके प्रॉपर ऐड करके 24 कर देगा। सो दिस इज हाउ। हाँ, कंसोल आपने अभी पहले पूछा ना कि कंसोल में हम क्यों करते हैं, तो ये देखिए कितना इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है कंसोल। नुकसानात कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि ये नंबर है इसका टाइप और ये जो है ये स्ट्रिंग है। आपको कैसे कंसोल में पता चलेगा कि 24 ये नंबर है कि स्ट्रिंग है? वो मे बी स्ट्रिंग भी हो सकता है, तो इस कलर से फिर पता चलता है। ये स्पेसिंग कैसे देनी है स्ट्रिंग्स की? मतलब मैंने तो थोड़ा सा कंसोल में टाइप स्पेस के बताया। हाँ, स्पेस के बगैर आ रहा है। इधर अंदर स्पेस देनी पड़ेगी। हाँ, अंदर भी दे सकते हैं आप, इस तरह भी दे सकते हैं, वो उसमें स्पेस लाना चाह रहा है ना। मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो ये सैयद फाहद के बीच में स्पेस आना चाहिए, तो हम इसके साथ एक एम्प्टी स्ट्रिंग को भी कंकेटिनेट कर सकते हैं, इसको कहते हैं कंकेटिनेशन। इन मिलाने को, स्ट्रिंग के मिलाने को कंकेटिनेशन कहते हैं। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करूंगा आधार? एम्प्टी स्ट्रिंग? हाँ, तो पहले से डिफाइन नहीं किया। नहीं मतलब ये सैयद जो वो है स्ट्रिंग है, इसको कैसे मैंने डिफाइन किया? डबल कोट्स के अंदर ना। तो अगर आपसे कोई पूछे स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करना है, तो स्ट्रिंग डबल कोट्स। अब ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, मैं चाहता हूं कि इसमें एक स्पेस में ऐड करूं, तो एक स्पेस में ऐड कर लूंगा, तो सैयद के साथ एक स्पेस ऐड हो जाएगा, और फिर इस स्पेस के साथ हम एक और प्लस लगा लेंगे कि इसके साथ फहद भी ऐड हो जाए। ठीक है, तो अब इनके बीच में स्पेस भी आएगा, ये देखिए, सही है। सो दैट इज हाउ यू कैन डू ऑपरेशंस विद द स्ट्रिंग्स। हाँ, और भी बढ़ा सकते हैं आप, इसके अंदर बीच में मल्टीपल स्पेसेस दे दें। HTML की तरह नहीं है ना, ये तो कंसोल है। HTML में आप मल्टीपल स्पेसेस को देते हैं तो उसको इग्नोर करता है, सिर्फ एक स्पेस लेता है। अगर आप ये काम फिर उसमें करेंगे, एक और फन बात बताता हूं। अगर मैं इस यहाँ पे एक वो ले लूं, एक और H3 ले लूं, और उस H3 में मैं लेट से उसको मैं ID दे दूं नेम, ठीक है, और इसमें मैं फाहद का नाम शो करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, एंड व्हाट इज द ID ऑफ दैट एलिमेंट? नेम। और डॉट इनर HTML में मैं क्या सेव करना चाहता हूं? स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 को। तो कैसे करूंगा? स्ट्रिंग 1 प्लस, और लेट से इसके अंदर मैं बहुत सारा एक स्पेस दे देता हूं, और फिर प्लस स्ट्रिंग 2। सेव करते हैं, आते हैं, ये देखिए सैयद फहद यहाँ पे भी आ गया है। अच्छा, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल स्पेसेस दे दूँ ना, तो जावास्क्रिप्ट इसको बस एक ही स्पेस कंसिडर करें, HTML सॉरी, ये देखिए चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि अब ये जो स्ट्रिंग है ये कहाँ आ गया? ये इस H1 H3 के बीच में आ गया है। तो इसके अंदर अगर आप सैयद फहद लिखते हैं और बहुत सारा स्पेस भी अगर आप इसको दे देते हैं, तो वो इस स्पेस को क्या कंसिडर करता है? एक ही स्पेस कंसिडर करता है, वो उसको इग्नोर करता है। उस जो एम्प्टी स्पेस है ना नीचे इसके रनर स्टैट, इसमें ब्रैकेट्स में br डालना सर, ब्रेकिंग करेगा? हाँ, क्यों नहीं करेगा? आप जिस, हाँ ना, आप जिस तरह HTML आप HTML का कोड भी इनर HTML में लिख सकते हैं, क्यों नहीं? आप किसी के अंदर br नहीं लिख सकते, तो बिल्कुल। अब जावास्क्रिप्ट को तो पता नहीं है कि /br इसका क्या मतलब है, लेकिन जब वो इनर HTML में जाएगा और वो एज ए HTML पार्स होगा, तो br अप्लाई हो जाएगा। सही है। आप इस तरह एक और आप इसको वो भी कर सकते हैं, इसको आप और भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। चले वो कंफ्यूज हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह प्लीज़ 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 आप इन चीज़ों पे फोकस करें, डिटेल से देखें इन चीज़ों को, जो भी समझना है फिर मुझसे पूछ लें। इंशाल्लाह आगे हम एडवांस चीज़ों को स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। आप ये करें कि वेरिएबल्स, एक वेरिएबल ले उसको स्ट्रिंग असाइन करें, 2-3 वेरिएबल्स को नंबर असाइन करें, बूलियन असाइन करें, और वेरिएबल्स को, एक वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करें, आगे उसको इनिशियलाइज करें। ये करें, शाबाश। इस स्ट्रिंग्स को कंकेटिनेट करें और उन सब को शो करें इन द डॉक्यूमेंट। अच्छा, लिसन,
4 वो बनाए H3, लिसन, 4 H3 बनाए, उनको हेडिंग दे एडिशन, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशंट, और फिर उनके सामने उनके नीचे एक और H3 बनाए, यानी इस तरह ये H3 है, इसमें लिखे सम, और इसके नीचे एक H3 बनाए, इसको एम्प्टी रखे, और दो num1 और num2 की वेरिएबल्स बनाए, और उनका जो सम है वो इसको असाइन करे, इसके इनर HTML में उनका सम लिखे। फिर दूसरा H3, दो H3 और बनाए, लिखें डिफरेंस, और नीचे के H3 में वो डिफरेंस जो है वो शो करें, उन दो नंबर्स का जो डिफरेंस है करें प्लीज। दैट्स इट, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।